नमस्कार। एसपी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपने क्लास 12th में बायोलॉजी का लेसन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, जिसका अपने आज पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में अपने जो लेसन नंबर 7 जिसमें रसारोहण, वाष्पोत्सर्जन, बिंदु स्राव और रस स्राव इनके बारे में पढ़ा था, तो आज अपने नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं पादपों में खनिज पोषण। तो पादप में उनको कौन कौन से खनिज के रूप में पोषक पदार्थ चाहिए होते हैं वो इस लेसन में बताया जाएगा, और कौन से खनिज ज्यादा मुख्य उपयोग में आते हैं और कौन से सूक्ष्म मात्रा में पादपों के उपयोगी होते हैं। अब पोषण के आधार पर आपने पहले छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि पादप दो प्रकार के होते हैं, तो इसके बारे में आप जानते हैं। पोषण के आधार पर पादप कितने दो प्रकार के होते हैं। स्वपोषी जंतु दो प्रकार के होते हैं, और वैसे प्लांट में भी परजीवी कुछ प्लांट होते हैं। और पोषण के आधार पर अपने जीव दो प्रकार के होते हैं। जीवों के प्रकार है जिसमें क्या स्वपोषी आता है और परपोषी। जो जीव अपना पोषण स्वयं बनाते हैं वे कौन से स्वपोषी हो गए, और परपोषी जो जीव अपना पोषण दूसरे जीवों या फिर पादपों से प्राप्त करते हुए परपोषी कहलाते हैं। तो ये स्वपोषी और परपोषी के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। और अपने इस लेसन में क्या जो पादप है वो स्वपोषी होते हैं, तो वो अपना पोषण है किन पोषक तत्वों से बनाते हैं, किस प्रकार बनाते हैं और कौन से खनिज तत्व इनमें अधिक उपयोगी होते हैं, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। पहले तो आपने खनिज पोषण किसे कहते हैं, खनिज पोषण, इसके बारे में नोट करेंगे कि खनिज पोषण क्या है। सभी तत्व जो पादपों की वृद्धि व परिवर्धन, सभी तत्व जो पादपों की वृद्धि व परिवर्धन के लिए आवश्यक होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, खनिज तत्व कहलाते हैं। आवश्यक होते हैं खनिज तत्व कहलाते हैं। तो ये खनिज पोषण हो गया है, खनिज तत्व। और इन तत्वों का पादपों द्वारा अवशोषण और प्रयोग करने की क्रिया विधि, जो खनिज तत्व हैं इन खनिज तत्वों का पादपों द्वारा अवशोषण व क्रिया विधि में प्रयोग को खनिज पोषण कहते हैं। खनिज पोषण कहते हैं। तो ये खनिज पोषण की सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है कि खनिज पोषण क्या होते हैं। तो जो पादपों की वृद्धि और परिवर्धन के लिए आवश्यक होते हैं, और जिन खनिज तत्वों का पादप अवशोषण करते हैं और अपनी वृद्धि और परिवर्तन के लिए उपयोग में लेते हैं, उसको उपयोग करना क्या कहलाता है, खनिज पोषण कहलाता है। फिर इसके बाद में जो खनिज तत्व हैं उनकी आवश्यकताओं का कैसे अध्ययन करते हैं अपने, तो उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। पौधों की खनिज पोषकों की खनिज पोषकों की
खनिज कोशिकाओं की आवश्यकताओं के अध्ययन की विधियां। तो जो खनिज तत्व हैं उनकी आवश्यकता पादप कैसे अपनी पूरी करते हैं, उनके ये कौन सी विधियां हैं उनके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो इसके लिए कुछ प्रमुख विधियां बताई गई हैं, जिसमें एक नंबर है पादप भस्म का विश्लेषण। यह विधि काम में ली जाती है पादप भस्म का विश्लेषण। तो इस विधि द्वारा भी पादप ने कौन कौन से खनिज पोषक तत्व काम में लिए हैं उसका पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा खनिज पोषकों की आवश्यकताओं की दूसरी विधि है वो है बालू संवर्धन प्रयोग। 2 नंबर विधि कौन सी है? बालू संवर्धन प्रयोग। और तीसरी विधि है जल संवर्धन प्रयोग। तो ये पादपों के खनिज तत्व हैं उनकी आवश्यकताओं के अध्ययन करने की 3 विधियां हैं, पादप भस्म का विश्लेषण, बालू संवर्धन प्रयोग और जल संवर्धन प्रयोग। तो पहले अपने जो खनिज तत्व हैं पोषक प्रमुख उनको पढ़ने से पहले अपने इन विधियों के बारे में पढ़ेंगे। तो अपने स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पादप भस्म का विश्लेषण, इसके बारे में अपने पढ़ेंगे। अब जो पादपों में खनिज पोषक तत्व हैं उनकी आवश्यकताओं के अध्ययन के लिए अपने तीनों विधियों के नाम नोट किए। उसमें सबसे पहले अपने कौन सी पढ़ रहे हैं? पादप भस्म का विश्लेषण। तो पादप भस्म का विश्लेषण इस विधि द्वारा अपने जो प्रमुख खनिज तत्व हैं उनकी मात्रा को बता सकते हैं कि कितने खनिज तत्व थे जो पादप ने ग्रहण किए हुए थे, सिर्फ उनकी मात्रा के बारे में पता लगाया जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। इस विधि में ताजा पौधे को यानी एक प्लांट लेंगे, जो नया पौधा उगा हुआ होगा, कुछ समय तक पुराना प्लांट नहीं होना चाहिए। उस नए पौधे को ओवन में 1 या 2 दिन तक, 1 दिन के लिए या 2 दिन तक 70 से 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, कितना टेम्परेचर होना चाहिए ओवन में? 70 से 80 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करते हैं। जब अपने इतने तापमान पर गर्म किया जाता है तो जो पादप में सारा जल होता है या नमी होती है वो क्या वाष्प बनकर उड़ जाती है, जिससे पौधे में उपस्थित समस्त जल उड़ जाता है और उसके बाद जो पादप है वो केवल शुष्क रह जाता है। फिर बचा हुआ जो शुष्क भाग है उस शुष्क अवशेष को तोलकर पौधे का शुष्क भार ज्ञात कर लिया जाता है। सिर्फ जल ही निकलता है बाहर। उसके बाद में जो पौधे में कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, जितने भी कोशिका के अंग होते हैं वो सारे एक शुष्क रूप में रह जाते हैं। तो उनके भार को ज्ञात कर लिए जाते हैं, जिसे शुष्क भार कहते हैं। इस शुष्क भार के प्रमुख घटक मतलब शुष्क भार में कौन कौन से पदार्थ बचते हैं? इसमें कोशिका भित्ति, पॉलीसेकेराइड्स, लिग्निन, ये भी कोशिका भित्ति का भाग है, लिग्निन पदार्थ, जीव द्रव्य के घटक कुछ रहते हैं, कुछ कार्बनिक अम्ल होते हैं। जो शुष्क भार है उसमें ये वाले कुछ घटक रह जाते हैं, जिसमें कोशिका भित्ति, पॉलीसेकेराइड, लिग्निन और कार्बनिक कुछ अम्ल होते हैं और जीव द्रव्य घटक। पौधे के शुष्क भार में अकार्बनिक तत्वों को ज्ञात करने के लिए अब इसमें अपने को ये नहीं पता चला कि कार्बनिक कौन से और अकार्बनिक कौन से हैं। तो यदि अपने सिर्फ अकार्बनिक तत्व कौन से उन्हें ज्ञात करना है तो अपने क्या करेंगे, जो शुष्क भार प्राप्त हुआ मतलब जल निकालने के बाद में वजन तोला पादप का, वो शुष्क भार हुआ। उस शुष्क भार जो है उसमें कार्बनिक तत्वों को ज्ञात करने के लिए पौधे के शुष्क नमूने को, जो शुष्क नमूना बचा है उसे भट्टी में लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जलाया जाता है। यानी बहुत ऊंचा टेम्परेचर है जिस पर अधिक 6000 डिग्री सेल्सियस, इतने अधिक तापमान पर क्या
जो शुष्क भार है उसे जलाया जाता है। जो शुष्क भार जलने के बाद में क्या क्या उसमें बचते हैं, इसमें कार्बनिक पदार्थ है वो विघटित हो जाते हैं, क्योंकि जलाओगे तो CO2 गैस निकल जाएगी बाहर, अमोनिया गैस निकल जाएगी और ऑक्सीजन। तो ये सारे कार्बनिक पदार्थ थे, ये बाहर निकल गए और इसके बाद में जो बचता है वो पदार्थ क्या कहलाता है, पादप भस्म कहलाता है। कार्बनिक पदार्थ निकलने के बाद में जो शेष रहा वो क्या कहलाता है, पादप भस्म कहलाता है। और इस पादप भस्म में क्या अवाष्पशील खनिज तत्व होते हैं। तो यहाँ नोट करेंगे पादप भस्म में अवाष्पशील खनिज तत्व होते हैं जो वाष्प बन के नहीं उड़े। अवाष्पशील खनिज तत्व होते हैं। अब इसमें अपने सिर्फ खनिज तत्वों की मात्रा बता सकते हैं। इसमें क्या जो खनिज तत्व हैं उनकी उपस्थिति बता सकते हैं, लेकिन इनकी उपयोगिता और अनिवार्यता का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इस विधि में खनिज तत्वों की उपयोगिता व अनिवार्यता का निर्धारण नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है। तो ये विधि कंप्लीट होती है कौन सी, पादप भस्म विश्लेषण विधि। इसके बाद में है आगे वाली बालू समर्दन प्रयोग। तो अगली विधि अपने पढ़ते हैं बालू समर्दन प्रयोग। बालू समर्दन प्रयोग विधि में ये सेकंड विधि है, तो नोट करेंगे आपको सेकंड नंबर बालू समर्दन विधि। इस विधि में क्या करते हैं, अपने जो विभिन्न तत्व है जो पौधे के लिए उपयोग में लेते हैं, इसमें विभिन्न तत्वों की उपयोगिता का निर्धारण किया जाता है। तो इसमें विभिन्न तत्वों के उपयोगिता का निर्धारण किया जाता है और इसके लिए क्या करते हैं, पौधे को कहाँ उगाएंगे, पौधे को बालू रेत पर उगाया जाता है। इसमें पौधे को बालू रेत में उगाया जाता है। बालू रेत में उगाने के बाद में क्या करते हैं, बालू रेत को HCl अम्ल से पहले निर्जमीकृत कर लिया जाता है। बालू रेत को HCl अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से निर्जमीकृत यानी जीवाणु मुक्त निर्जमीकृत करते हैं, यानी जो बालू है उसमें कोई जीवाणु है तो वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो HCl अम्ल से धोया जाता है यानी निर्जमीकृत
बालू रेत को निर्जमीकृत कर लिया और उसमें खनिज तत्व अगर कोई उपस्थित है तो वो बिल्कुल नहीं होगा, उसी बालू को उपयोग में लेंगे। अब इस बालू को पानी से धोकर सुखाते हैं। निर्जमीकृत किए खनिज तत्व थे तो उन्हें अलग कर दिया और इस बालू को अब जल से धोकर सुखाते हैं। जल से धोकर सुखाते हैं और इसमें क्या विभिन्न पौधे उगाते हैं तथा इसमें पौधे उगाते हैं। बालू रेत में फिर क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के आप बहुत सारे पौधे उगाकर देखेंगे। अब जो ये पौधे हैं इनमें पोषक तत्व पानी में घोलकर दिए जाते हैं। इन पौधों को जो अपने पोषक देना चाहते हैं तो वो पोषक तत्व क्या करेंगे, पानी में घोलकर इन पौधों को पोषक तत्व पानी में घोलकर दिए जाते हैं। तो अब अपने पानी में पोषक तत्वों को घोलेंगे तो अपने को पता होगा कि अपने कौन कौन से पोषक तत्व कितनी मात्रा में पानी में घोले थे और बाद अपने उनका उपयोग किया या नहीं किया, उसके बारे में अपने इस विधि से पता कर सकते हैं। और इसके बाद में अपने विभिन्न पौधों में तथा विभिन्न पौधों में पोषक तत्वों की तथा विभिन्न पौधों में पोषक तत्वों की न्यूनता व अधिकता को निर्धारित कर सकते हैं। तो अपने जो बालू संवर्धन प्रयोग है इस विधि में क्या जो पौधे होते हैं उनमें खनिज तत्वों की उपयोगिता का भी निर्धारण किया जा सकता है। इसमें न्यूनता और अधिकता का निर्धारण कर सकते हैं तथा खनिज तत्वों की उपयोगिता का भी निर्धारण कर सकते हैं तथा खनिज तत्वों की उपयोगिता का निर्धारण इस विधि से कर सकते हैं। इस विधि से कर सकते हैं। तो कौन सी अधिक विधि उपयोगी है, तो इसमें आपको पता चल गया होगा कि बालू संवर्धन प्रयोग है, इसमें अपने पूरे शुद्ध रूप में जो पोषक तत्व उनकी मात्रा ज्ञात कर सकते हैं, उनकी उपयोगिता यानी वो किस भाग के लिए अधिक उपयोगी है और पौधे की कौन सी वृद्धि या कौन सी आवश्यकता को पूरा करते हैं, उनके बारे में अपने बालू संवर्धन विधि से पता कर सकते हैं। तो आज अपने इस वीडियो में जो पौधों की आवश्यकता को निर्धारित करने वाली विधि है उनमें दो विधियां पढ़ा, जिसमें एक अपने पढ़ी सबसे पहले अपने कौन सी पढ़ी, पादप भस्म का विश्लेषण विधि और दूसरी बालू संवर्धन प्रयोग विधि पढ़ी, जिनसे अपने पोषक तत्वों की आवश्यकता का निर्धारण कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में अपनी जो एक और विधि है जल संवर्धन प्रयोग, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज आपको जितना पढ़ाया गया है उसे आपने क्या रिवाइज करना है